सोचिए, एक ऐसा पर्वत जो चारों देशों को छूता है, जहाँ की ठंडी हवाओं में इतिहास की सरगोशियां तैरती है और उन्हीं घाटियों से एक घुमंतू कबीला निकलता है, जो बाद में भारत के मंदिरों में गूंजता है। तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे किस तरीके से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है और किस प्रकार भारत में इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार होता है। कौन थे जो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए और जिसने या जिन्होंने भारत के मंदिरों को लूटा और किस तरीके से अपने साम्राज्य की नींव भारत में स्थापित की। तो सबसे पहले यदि हम आपको बताएं तो ये थे तुर्क। कौन? तुर्कों का इतिहास हमको थोड़ा सा जानना होगा। और तुर्कों के इतिहास में बात करें तो इनकी कहानी शुरू होती है एक बर्फीली इनकी जो कहानी है एक बर्फीली कहानी से शुरू होती है, क्योंकि ये कहां से आए थे? ये आए थे अल्ताई पर्वत से। सबसे पहले यदि हम देखें, मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है? ये है अल्ताई पर्वत। कौन सा? अल्ताई पर्वत। अब इस अल्ताई पर्वत में बहुत समय पहले, पहले इसकी सीमाएं देखो। इसकी जो सीमाएं हैं वो रूस से लगी हैं। किस किस से लगी हैं इसकी सीमाएं? अल्ताई पर्वत की बात चल रही है। तो कौन सा पर्वत है साथियों? ये है अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत। इस पर्वत की सीमाएं भी तो लगी होंगी। तो इस पर्वत की सीमा लगी है रूस से, चीन से, उसके बाद मंगोलिया, मंगोलिया, फिर रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान से। कौन सा? कजाकिस्तान। इन चार देशों से इस अल्ताई पर्वत की जो सीमाएं हैं वो लगी हुई हैं। और सबसे पहले यदि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी की परतों में हलचल हुई। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो प्लेटें हैं, क्या हुआ? इनमें हलचल हुई। और जब पृथ्वी की प्लेटों में हलचल हुई तो इसमें क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट और साइबेरियन। कौन कौन सी? यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और एक कौन सी थी? साइबेरियन, साइबेरियन प्लेट। जब पृथ्वी की प्लेटों में हलचल हुई तो यूरेशियन प्लेट और साइबेरियन प्लेट आपस में टकराती हैं। इससे जो जमीन ऊपर उठी, जब ये दो प्लेट आपस में टक्कर हुई तो यहाँ जो क्या उठा? जमीन ऊपर उठी। उस जमीन को धीरे धीरे, ये जो जमीन ऊपर उठी है वो धीरे धीरे, यहाँ पर तो ये थोड़ी सी ऊपर पे उठी और धीरे धीरे एक विशाल पर्वत में तब्दील हो गई, जिसे कहा गया अल्ताई पर्वत, जिसे कहा गया अल्ताई। ये है हमारा अल्ताई पर्वत। और इस पर्वत को इन चारों देशों की छत भी कहा जाता है। अल्ताई पर्वत को रूस, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान की छत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्ताई पर्वत आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद इस अल्ताई शब्द की यदि बात करें, यहाँ देखिए, किसकी? अल्ताई, अल्ताई। तो क्या यदि इस शब्द की बात करें साथियों, तो शब्द कैसा है? इसका जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है सोने का घर। क्या? सोने का घर, सोने का घर। किसका अर्थ बता रहे हैं हम? अल्ताई पर्वत। निर्माण कैसे हुआ ये भी हमने बताया है, किन चार देशों से सीमा लगाता है ये भी हमने बताया है। और ये क्या है? साइबेरिया और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। कहां पर है ये? साइबेरिया और किसकी? मंगोलिया की सीमा पर स्थित अल्ताई पर्वत की बात चल रही है यहाँ पर। उसके बाद इस पर्वत से ओब, एक कौन सी नदी? एक तो नदी का नाम है ओब, और कौन? इर्तिश। कौन सी? इर्तिश। ओब और इर्तिश जैसी नदियां भी इस अल्ताई पर्वत से निकलती हैं। यानी कि उनका क्या है? उद्गम स्थल कौन है? ओब का, इर्तिश का, अल्ताई पर्वत। ठीक है। और यह पर्वत कौन सा? अलाई यूनेस्को यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। यूनेस्को ही लिख लो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, UNESCO, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल।
हेरिटेज में शामिल। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अल्ताई पर्वत के बारे में। किस-किस से सीमाएँ लगी हैं वो भी समझ लिया। अब सबसे पहले यदि देखें तो साथियों यहाँ पर क्या था? यहाँ पर घुमंतू लोग होते हैं। घुमंतू का मतलब क्या होता है? उनका स्थायी निवास नहीं होता। वो जीवन यापन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जहाँ पर भी उन्हें थोड़ी सुविधाएँ दिखती हैं, खाने-पीने का इंतजाम होता है, वहीं पर वे कुछ दिन रुकते हैं। जब देखते हैं कि यहाँ के जो साधन-संसाधन खत्म होने लगे हैं, तो वो दूसरी ओर निकल लेते हैं। तो यहाँ के लोग कैसे थे? घुमंतू थे। और इनमें कौन-सी थी? तुर्किक और मंगोल मूल की जनजातियाँ थी। यहाँ पर अगर इनकी बात करें यहाँ पर जनजातियाँ, सबसे पहले हमने देखा अल्ताई पर्वत और इस अल्ताई पर्वत के बाद हम बात करें, हमने इसके बारे में सारी चीज़ें जान ली हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन-सी जनजातियाँ थी? आखिरकार क्या था यहाँ पर जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया, भारत के इतिहास में परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन के अलग से यानी कि हमारा इतिहास बदलता है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब कौन आ रहे हैं? तुर्क आएँगे भारत में। तो परिवर्तन नहीं बोल सकते, बदलाव। बदलाव भी नहीं, ना परिवर्तन ना ही बदलाव, यहाँ पर इतिहास एक नया मोड़ लेगा। यहाँ क्या लेगा? इतिहास एक नया मोड़ लेगा और यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जनजातियाँ और उनकी संस्कृति भी तो होगी भई कुछ। तो यदि बात करें इनकी जनजातियों की, तो ये लोग कैसे थे भई? ये लोग थे घुमंतू। लोग कैसे थे? घुमंतू, ठीक है? और जिन्हें क्या? ये कैसी जनजाति थी? तुर्किक। तुर्किक और मंगोल मूल की जनजातियां, तुर्किक और मंगोल मूल की जनजातियां। भाई ये जो लोग थे घुमंतू थे, लेकिन ये जो जनजातियां थी तुर्किक थी और मंगोल यहाँ की जनजाति थी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग घोड़े पालते थे। क्या करते थे? घोड़ा पालन, शिकार, शिकार करते हुए शिकारी गीत गाते थे और कथाओं में माहिर होते थे। कैसे? किन-किन चीजों में पालन किसका करते थे? घोड़ों का पालन करते थे, घोड़ों को पालते थे, शिकार करते थे और साथ में क्या करते थे? शिकारी गीत। जब शिकारी गीत भी गाते थे और कथाओं में ये कैसे थे? माहिर थे। आज भी कई क्षेत्रों में क्या है? प्राकृतिक पूजा जैसी विश्वासों का पालन करते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जैसे क्या होता है प्राकृतिक की पूजा करना, उसी से इनका भी एक जुड़ाव था। इनकी भी कुछ कथाएँ थी जिनमें ये क्या थे? माहिर थे। अब यदि बात करें तो ये तो हमने जान लिया कैसी थी। अब हम देखेंगे कि ये तुर्क कौन है? अब ये तुर्किक और कैसी मंगोल मूल की जनजातियों की बात हो रही है, तो हमें तुर्किक भी तो समझना होगा क्या होते हैं। तो ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। अगर तुर्कों की बात करें, ये तो तुर्किक हो गए, तुर्किक जनजातियाँ होगी। अब ये तुर्क कौन थे? हमें तो समझना है भाई तुर्क के बारे में। तो ये जो तुर्क थे, ये क्या थे? मध्य एशिया के निवासी। कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी। मध्य एशिया के निवासी। विशेष रूप से कहाँ रहते थे? विशेष रूप से अल्ताई पर्वतमाला के आसपास। कहाँ? विशेष रूप से कहाँ? अल्ताई पर्वतमाला के आसपास। वे एक घुमंतू और युद्धक कौम थी। कैसी? घूमने वाली थी और युद्ध करने वाली थी, लड़ने झगड़ने वाली ये कौम थी। ठीक है? इनकी पहचान कैसे होती थी? घुड़सवारी, धनुष बाण और तलवारबाजी और संगठन शक्ति से थी। इनकी एक जो मान सकते हैं कि जो सबसे अच्छी बात थी वो क्या थी? ये घुड़सवारी में और इनकी पहचान किससे की जाती थी? घुड़सवारी में ये लोग माहिर थे। तुर्कों की बात हो रही है जो मध्य एशिया के अल्ताई पर्वतमाला के आसपास रहते हैं। ठीक है? तो क्या घुड़सवारी हो गई, धनुष बाण, तलवारबाजी ये सब में माहिर थे। इन्हीं सब से इनकी पहचान की जाती थी और इनकी जो शक्ति थी ना, वो संगठन में थी। सब लोग एकजुट होके यहाँ पर रहते थे। और उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक पहचान बनी है, भाई इन्हें पहचान कैसे मिली? तो शामानवाद और बाद में पहले इन्हें शामानवाद और बाद में क्या? इस्लाम धर्म को अपनाने से बनी। इनकी जो पहचान बनी है जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, उसके बाद इनकी पहचान बनी। जो तुर्की हैं, मध्य एशिया के मूल निवासी हैं और कहाँ? अल्ताई पर्वत के आसपास के क्षेत्र में ये क्या थे? रहते हैं। अल्ताई पर्वत को सोने का घर भी कहा जाता है। ओब जैसी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद हमने क्या जाना? यूरेशियन और साइबेरियन प्लेटों की टक्कर हुई, उससे थोड़ा-सा जो भाग था वो पृथ्वी का ऊपर उठा, धीरे-धीरे और उठा, जिसको नाम दिया गया अल्ताई पर्वत और अल्ताई पर्वत की सीमा 4 देशों से लगी है। वो कौन-कौन से थे? हमने चीन, मंगोलिया कौन-कौन से 4 देखे हैं हमने? देख लीजिए चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान। इन सब की हमने यहाँ पर
बात की है। अब थोड़ा-सा आगे चलें यदि आगे कहाँ? अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अब हमने जान तो लिया मध्य एशिया के निवासी थे। अब यदि देखें उत्पत्ति और मूल स्थान, अब आएगी बात मूल स्थान की। तो मूल स्थान में साथियों यदि हम बात करें तो क्या होगा? प्राचीन तुर्क जातियाँ गोतुर्क मतलब जो प्राचीन तुर्क जातियाँ कैसी? कैसी थी ये? गोतुर्क गुप्त तुर्क और कौन-सी थी? उइगर उइगुर, ठीक है? उसके बाद जैसी जनजातियों से संबंधित थी। सबसे पहले ये जो तुर्क जनजातियाँ हैं, ये किससे संबंधित थी? ये थी गोप तुर्क और उइगुर। गोप तुर्क और उइगुर जनजातियों से संबंधित थी ये सबसे पहले। इन्हें पहले चीनी सम्राट और मंगोलों के अधीन रहना पड़ा। ये सबसे पहले देखो किसके अधीन रहीं? ये जो जनजातियाँ हैं धीरे-धीरे भारत की ओर कैसे बढ़ी ये समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले जो ये अधीन थी, ये कौन-सी तुर्क जनजातियों की यहाँ बात चल रही है, तो ये किसके अधीन थी? सबसे पहले ये अधीन थी चीनी सम्राटों चीनी सम्राटों और मंगोलों के अधीन। किसके? मंगोलों के अधीन। अपनी पहचान बनाने में कितना समय लगता है और कितना संघर्ष करना पड़ता है। युग बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं और यहाँ तक कि कभी-कभी तो बिना कुछ किए ही लोग मर भी जाते हैं। ऐसा भी तो होता है। देखा होगा बहुत सारे राजा किसी भी क्षेत्र को लेकर संघर्ष करते रहे, अंततः मारे गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ठीक है, अधीन किसके थे? चीनी सम्राट और मंगोलों के अधीन थे। लेकिन धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इन तुर्क जनजातियों ने अधीन रहते हुए भी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। शक्ति में क्या कर दिया, धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और स्वतंत्र राज्य अपने बनाने लगे। जरूरी नहीं है कि भाई तुम एक साथ पूरे हिंद पर ही क्या करोगे, अपना शासन स्थापित और अपना झंडा गाड़ दोगे। उस टाइम को सोचा जाए कि हम आज से क्या हुआ कि अब तो एक बार में ही हमें क्या करना है, एक बार में ही हमें लूट लेना है और एक बार में जो राजा है उसे खत्म करके और झंडा गाड़ देना कि आज से यहाँ पर किसका शासन होगा, आज से हमारा होगा। ठीक है? लेकिन कैसा होता है? ऐसा नहीं होता। धीरे-धीरे इन्होंने शक्ति में विस्तार किया और अपने स्वतंत्र छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्य अपने बनाने शुरू शुरू कर दिए। किसने? तुर्क जनजाति ने, जो कहाँ से निकली है? अल्ताई पर्वत से निकली है। पहले अधीन रही किसके? मंगोलों के और इसके चीनी सम्राटों के अधीन रही, लेकिन पास रहते हुए अपनी शक्ति बढ़ाई और शक्ति बढ़ाने के साथ-साथ छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू कर दी। इतना तो हो गया। तुर्कों का इस्लाम धर्म में प्रवेश कैसे हुआ? भाई ये तो तुर्क थे, इस्लाम से अलग थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। अब इस्लाम धर्म इन्होंने कैसे अपनाया ये देखो। तो यदि बात करें इस्लाम तुर्कों का इस्लाम धर्म में प्रवेश, चलो देखो कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले यदि देखा जाए बात है 8वीं 9वीं सदी की। कौन-सी? 8वीं 9वीं सदी। इस 8वीं 9वीं सदी में तुर्कों ने क्या किया? तुर्कों ने जो अब्बासी खलीफाओं के अधीन इस्लाम धर्म को कबूल किया या इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। कौन सी सदी थी? 8वीं 9वीं सदी में इन तुर्कों ने क्या किया? तुर्कों ने अब्बासी अब्बासी खलीफाओं के अधीन खलीफाओं के अधीन इस्लाम धर्म स्वीकार किया। चलो, एक तो हमारा हो गया पॉइंट ये। ठीक है? ये हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने क्या किया? अब्बासियों ने तुर्कों को गुलाम सैनिक के रूप में नियुक्त किया। अब इन्होंने
इस्लाम धर्म तो स्वीकार कर लिया। अब जब इस्लाम धर्म स्वीकार किया अब्बासी खलीफाओं के अधीन, तो उन्होंने इन्हें क्या बनाया? गुलाम सैनिक बनाया। अब्बासियों ने क्या किया? अब्बासियों ने तुर्कों को क्या बनाया? गुलाम सैनिक। गुलाम सैनिक बनाते हैं इसको। लेकिन क्या हुआ? तो यहाँ देख लो, पहले पहला पॉइंट तो हमारा होगा ये, और दूसरा हो गया ये। अब समय के साथ क्या हुआ, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद भी अब्बासियों ने इन्हें अपना क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। लेकिन ये तो शासन करना चाहते हैं, धीरे-धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना शुरू कर दी है। तो इन्होंने क्या किया? समय ने फिर एक अलग मोड़ लिया, और समय जब मोड़ लेता है तो क्या होता है? ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उन्होंने खुद शासन करना शुरू कर दिया। अब यहीं पर ये समय बदला, और जब समय अपनी करवट बदलता है तो क्या होता है? राजा रंक, और रंक भी राजा बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ फिर से। तो यहाँ पर जो ये गुलाम सैनिक बने थे, इनकी शक्तियों में वृद्धि हुई, ये शक्तिशाली हो गए, और क्या हुआ? ये तुर्कों ने शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ? खुद शासन करना प्रारंभ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा-सा आगे। जब इन्होंने शासन शुरू किया, तो भई शासन तो शुरू कर दिया, कहाँ पर शासन शुरू किया? कोई जगह तो होगी, या ऐसे ही जाके अल्ताई पर्वत से निकले, कहीं भी अपनी झुग्गी-झोपड़ी लगाई और कहा कि आज आज से हम यहाँ के राजा हैं? नहीं, शासन कहाँ करना प्रारंभ किया? तो देखो, तुर्कों का प्रमुख साम्राज्य। तुर्कों का प्रमुख साम्राज्य। तुर्कों का प्रमुख साम्राज्य क्या होगा भई? सबसे पहले क्या था? अलप्तगीन। कौन? अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। सबसे पहले देखो, यदि बात की जाए अलप्तगीन, तुर्कों का प्रमुख साम्राज्य है, कोनिक आएगा, तुर्कों का। और इसे क्या बोल सकते हैं? गजनवी वंश की शुरुआत। क्या बोल सकते हैं? गजनवी वंश की शुरुआत। ठीक है? चलो, इतना हमने देख लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक था भाई अलप्तगीन। यहाँ लिखो, अलप्तगीन। अब ये अलप्तगीन कौन है? ये था तुर्क सरदार, यानी कि ये जो तुर्क है ना, तुर्क सरदार था अलप्तगीन। ठीक है? अब यहाँ से चीजों को कनेक्ट करना। जिसने गजनी, यानी कि अफगानिस्तान में गजनी को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ यदि बात की जाए, क्या बात की जाए? देखो, यदि प्राचीन भारत को हम देखें, तो प्राचीन भारत को यदि देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि भारत का विभाजन उस टाइम पर हुआ नहीं था। संपूर्ण क्षेत्र क्या था? हिंद, भारत। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब ये देखो कि ये वाला जो पार्ट है भाई, ये हो गया पाकिस्तान, इसे मान लो, मान लीजिए। और उसके बाद होता है यहाँ पर कौन? अफगानिस्तान। ठीक है? उस टाइम पर पाकिस्तान नहीं था, यहाँ हमने केवल पाकिस्तान माना है अभी। तो ये हो गया पी से पाक और ए से अफगानिस्तान। अब यहाँ पर क्या? यदि बात की जाए इस क्षेत्र की, तो इसको इस अलख्तगीन ने अपनी राजधानी बनाया। यही क्या है? गजनी। इस जगह का क्या है? क्या नाम है? गजनी। तो कहाँ लिख सकते हैं भाई? गजनी। ये है गजनी, अफगानिस्तान में, जिसको अलख्तगीन ने क्या बनाया? अपनी कैपिटल बनाया।
और यहाँ पर था उस टाइम पर, जो समझने वाली बात है, ये था सारा कौन-सा? पंजाब। अब इस पंजाब में क्या था? यहाँ पर था शाही वंश का शासन। इसे अभी आगे समझेंगे, इसे छोड़ दो। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ी। ठीक है? तो अल्पतगीन कौन था? एक तुर्क सरदार था। जब ये तुर्क सरदार था, तो इन्होंने क्या किया देखो, यहाँ से समझो। हमने समझ लिया चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति थी सारी। अब यहाँ वंश की स्थापना होती है और कौन-सा वंश? सबसे पहले तुर्क सरदार है, गजनी को अपनी कैपिटल बनाता है और यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये लेके चले थे कि हमें अब संपूर्ण भारत, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हर चीज में समृद्ध था, सब कुछ भारत में था। और ये लोग सुनते थे कि भारत के मंदिर भी सोने से बने हैं, भारत के मंदिरों में बहुत सोना है। और उस टाइम पर था भी, देखा होगा कि किस तरीके से गजनी जो मैं ये गजनवी होता है, किस तरीके से सारे सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे मंदिरों को लूटा, उस सारे सोने को लूट के यहाँ से लेके चला गया। तो देखो, ये जो अल्पतगीन है, तुर्क सरदार है, अब ये एक वंश की स्थापना करेगा। अगर इसका वंश देखा जाए ना, तो इसका वंश अल्पतगीन का देखा जाए तो ये था यामिनी वंश। रुको, यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अल्पतगीन के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ। अल्पतगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। इसने तो स्थापना कर दी, अब आएगा सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अब ये भाई सुबुक्तगीन कौन है? ये सुबुक्तगीन, ये एक गुलाम है। किसका? अल्पतगीन का गुलाम है सुबुक्तगीन। और इससे इसने अपनी लड़की की शादी की तो अपना दामाद भी बना लिया सुबुक्तगीन को। और ये कब से कब तक की बात चल रही है? 1977 से 1997 की। 19 नहीं है, सॉरी, 977 से 997। ठीक है, 1977 से 997 के बीच की ये बात है। किसकी बात चल रही है? सुबुक्तगीन, जो अल्पतगीन का गुलाम था और फिर इसका दामाद भी बनता है। और ये जो सुबुक्तगीन है, ये गुलाम गुलाम था किसका? अल्पतगीन का। और किस वंश से था ये? यदि इसके वंश की बात की जाए तो वंश था इसका यामिनी। कौन सा? यामिनी वंश। यामिनी वंश। चलो, इतनी चीजें हमने समझ ली हैं, अल्पतगीन और सुबुक्तगीन कौन कौन थे। अब इसका जब दामाद बन गया ये अल्पतगीन का, तो भाई सीधी सी बात है, कुछ बेटा या बेटी कुछ तो होगा ही। तो एक बेटा था महमूद गजनवी। कौन? बेटा था महमूद। महमूद गजनवी। और यदि अब इस गजनवी के बारे में चलो समझते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे खलीफा बोला जाता है इस्लामी जगत का। क्या? खलीफा इस्लामी जगत का। इस्लामी जगत का। ठीक है, किसने बोला? खलीफा कौन थे भाई? खलीफा भी देखो, खलीफा थे अल आदिर बिल्लाह। कौन? अल आदिर, दिख रहा होगा, अल आदिर बिल्लाह। ये कौन थे? ये थे खलीफा। उसके बाद यदि हम बात करें, अब ये खलीफा के सामने ही, इनके सामने शपथ लेता है। और क्या शपथ लेता है भाइयों? ये शपथ लेगा कि मैं शपथ लेता हूं कि किसके सामने? खलीफा के सामने, कि भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। क्या शपथ ली? कि मैं भारत में जब तक जीवित हूं हर वर्ष आक्रमण करूंगा। खलीफा कौन थे? खलीफा अल आदिल बिल्लाह के सामने ये शपथ लेता है। ठीक है, और ये गद्दी पर कब बैठा था? तो शपथ लेता है इसके सामने भारत पर हर वर्ष आक्रमण की। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, भारत पर हर वर्ष आक्रमण। चलो, ये तो इसने कर लिया। अब ये गद्दी पे कब बैठा? ये गद्दी पर बैठता है 997, 997 से 1030 एडी। ठीक है, उम्र इसकी कितनी थी? एज थी मात्र 27 ईयर।
कितनी? मात्र 27 ईयर इसकी क्या थी? उम्र थी। चलो, इतनी चीज़ें हमने किसके महमूद गज़नवी कैसे-कैसे आए हैं वो सारी चीज़ें जान लिए कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से होके आए हैं? भाई यहाँ से ही तो आए हैं, भारत में प्रवेश यहाँ से ही तो किया है इन्होंने। अब क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। अभी हमने केवल कितना समझा है? महमूद गज़नवी के बारे में समझ लिया, अब आगे चलो, आगे समझेंगे विस्तार से सारी चीज़ों को। अब जब इसने शपथ ले ली कि मैं भारत पे आक्रमण करूँगा, तो अब इसने सोचा कि गद्दी भी मुझे मिल गई, तो अब चला जाए भारत की ओर। देखते हैं वहाँ किसका शासन है। भई सबसे पहले शासन कहाँ का देखना होगा? यदि हम अगर हम कहीं भी प्रवेश कर रहे हैं, मान लिया जाए कि भई मानो ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, अब हमें इसमें प्रवेश करना है। अब इसमें प्रवेश के लिए हमें क्या देखना होगा? अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, तो हम यहाँ को ही तो देखेंगे कि यहाँ पर किसका शासन है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसने कहा कि एक काम करो, मुझे ये बताओ कि जहाँ से भारत में घुसना है ना, मुझे वहाँ बता दो, वहाँ किसका शासन है। कुछ लोग भागे-भागे आए, वो कुछ दूरी पे रुका, जब भारत की तरफ चला और जब लोग दौड़कर आए, उसके कुछ सैनिक दौड़ के आए, तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, वहाँ पर है शाही वंश का शासन। कहाँ पर है? कि पहले आपको पंजाब किससे हो गए? अगर आपको भारत में अंदर एंट्री करनी है ना, तो सबसे पहले जो आएगा ना, वो है पंजाब। उसे ही पार करके आप आगे जा सकते हो और पंजाब में है शाही वंश का शासन। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं है, जब शाही वंश का शासन है, तो मुझे ये बताओ कि कौन-सा राजा है? कैसा है? प्रतापी है? योग्य है शासन के या अयोग्य है? लेकिन उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर पूरे भारत में जो शक्तियाँ थी वो बिखरी हुई थी। अगर शक्तियाँ बिखरी हुई नहीं होती, एकजुटता रहती, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जब शक्तियाँ बिखर जाती हैं, घर हो, देश हो, किसी की भी, तो बाहरी शक्तियाँ बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा ही हुआ है उस टाइम पर जो आक्रमणकारी भारत में प्रवेश कर गए। क्योंकि यदि एकता रहती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे भारत में प्रवेश कर जाते। हमारे भारत में जो प्रवेश के द्वार खोले हैं बाहरी शक्ति के लिए, वो किसने खोले हैं? जब-जब शक्तियों का विभाजन हुआ है, जब-जब एकता का अभाव रहा है, तब-तब हमारे देश में बाहरी शक्तियों का प्रवेश हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया कि पंजाब में शाही वंश का शासन है। क्या बताया? तो यहाँ पर बताया कि पंजाब में भई पंजाब से जाना पड़ेगा और यहाँ पर किसका है? शाही वंश। इन्होंने कहा ठीक है, भई शाही वंश को देख लेंगे, कौन है इसके राजा? तो इन्होंने कहा राजा प्रतापी राजा है और राजा का नाम है क्या है राजा का नाम? जयपाल। क्या है? जयपाल। इन्होंने कहा पुत्र भी है कि हाँ, पुत्र भी है। अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, पहले जयपाल को ही देखते हैं, कह दो जाके कि महमूद गजनवी आ रहा है। अब क्या होता? भाई यदि कोई भी हमारे देश में या हमारे परिवार में बाहरी लोग एंट्री करेंगे, अब जितनी हमारे पास शक्ति है, साम, दाम, दंड, भेद, हम चारों को लगा देंगे उसे रोकने के लिए, अंदर प्रवेश ना कर सके उसके लिए। लेकिन यदि घर के सदस्य एक साथ खड़े हो जाएं, तो शायद हम बाहरी शक्ति को रोक पाएं। लेकिन यहाँ पर उसी चीज का अभाव था। शक्तियां तो बिखरी हुई थी, तो रास्ते खोल दिए और जब रास्ते खोले, युद्ध भी हुआ जयपाल के साथ। महमूद गजनवी का युद्ध भी होता है जिसे वहिंद का युद्ध बोला गया और इस युद्ध में जयपाल की बुरी तरह हार होती है और जब ये हार हुई, इस हार के चलते ही जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। जो जयपाल होते हैं वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखो जयपाल के बीच जयपाल और किसके कौन है? गजनवी। गजनवी इन दोनों के बीच होता है कौन सा युद्ध होगा? वहिंद का युद्ध। प्रथम यानी कि फर्स्ट वहिंद का युद्ध। और जब ये फर्स्ट वेहिंद का युद्ध हुआ तो इसमें जयपाल की हार हो जाती है और ये युद्ध कब हुआ है? 1000 कितने के बीच हुआ है ये? ये हुआ था 1000 या 1001 इनके बीच हुआ था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? भाई जयपाल जी की हार हो जाती है, जयपाल की हार और इस हार के कारण कर लेते हैं वो सुसाइड।
सुसाइड। अब सुसाइड तो कर ली, अब तो उनका बेटा भी है आनंदपाल। जब आनंदपाल को पता चला कि मेरे पिता युद्ध में हार गए हैं, उनकी हार हो गई है, तो उसने भी तैयारी कर दी कि जब तक हमारे अंदर जान है तो तब तक हम अपनी इस किसकी, अपने देश की, अपने साम्राज्य की, अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। यही तो कर्तव्य होता है राजा का। वो भी चल देते हैं गजनवी से युद्ध करने के लिए, और जब इस बार गजनवी से युद्ध करने के लिए जाते हैं, इनका बेटा है, जयपाल का पुत्र है आनंदपाल। क्या नाम है बेटा? आनंदपाल। ये जयपाल का पुत्र है, ठीक है? अब ये फिर से चल देता है युद्ध करने के लिए, और इसका तो साथ भी दिया था कुछ जो शाही शासक थे, कुछ शासकों ने साथ भी दिया, लेकिन इन आक्रमणकारियों की शक्तियों को रोकने में सभी असफल रहे। सभी की हार हो जाती है और जीत होती है गजनवी की। किसकी? तो इनके साथ सबसे पहले देखो कौन-सा युद्ध हुआ? इनके साथ युद्ध होता है सेकंड वेहिंद का युद्ध। सेकंड वेहिंद का युद्ध। जब यहाँ पर सेकंड वेहिंद का युद्ध हुआ, और इसमें भी आनंदपाल सहित कई राज्य भी कई शासक भी उन्होंने भी साथ दिया था, वो सब भी पराजय हो गए, सबकी हार हुई, साम्राज्य किसकी मुट्ठी में चला गया। अब यहाँ देखा, अब भारत में आक्रमणकारियों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि क्योंकि वहां हार हो गई। अब जब पंजाब में घुसे तो उसके बाद उन्होंने अंदर आना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है, यहाँ पर गजनबी को लगा कि अब जो मेरा मकसद है, जिस चीज़ की मैंने शपथ खाई है, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। क्योंकि जिस चीज़ का मुझे डर था, भई एक बार इंसान घर में घुसा चाहिए, उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने पैर जमा ही लेता है। ठीक है? आनंदपाल से युद्ध हार जाता है, तो अब जब इसने वहिंद के युद्ध में आनंदपाल को हराया, तो यहाँ पर इसे उपाधियाँ दी गई। खलीफाओं ने ही उपाधि दी होगी, तो अब आता है कौन? देखो, यहाँ लिखो महमूद गजनवी। इस महमूद गजनवी के बारे में क्या देखा, जब इसने यहाँ पर युद्ध जीता तो इसे उपाधि दी गई, अल आदिर बिल्लाह ने उपाधि दी, जो खलीफा थे तो उन्होंने क्या दी, तो सबसे पहले नाम ही लिख लो, अल आदिर, जिनके सामने शपथ लेके आया है ये बिल्लाह, इसको उपाधि देते हैं, उपाधि दी। और साथियों क्या उपाधि दी, इसको उपाधि दी गजनवी को। गजनवी को तो उपाधि दे रहे हैं यामीन उद्दौला और यामीन उद मिल्लाह की। कौन सी? यामीन उद्दौला और दूसरी यामीन उद मिल्लाह। यामीन उद मिल्लाह। तो ये उपाधि कब दी गई है साथियों, ये उपाधि दी गई है इस युद्ध के बाद, जब यहाँ पर वहिंद का सेकंड युद्ध हो गया, तो ये पॉइंट याद रखो इसमें। उसके बाद क्या होता है, और इसको फर्स्ट सुल्तान, इसने क्या की, फर्स्ट सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। इसने फर्स्ट सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ठीक है? समझे? यहां तक समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। उसके बाद साथियों क्या होगा, इसके इसका ये वाली हेडिंग बन गई है, जो इसे करना था वो कर चुका है ये, अब हम बस इसके बारे में थोड़ी चीजें जान ले रहे हैं। ठीक है? यहाँ फर्स्ट सुल्तान की उपाधि दी, और ये वैसे तो मुस्लिम था, लेकिन इसके किसमें, दो इसके हिंदू सेनापति भी थे। इसके साम्राज्य में दो हिंदू सेनापति, ये मुस्लिम था लेकिन दो हिंदू सेनापति। भाई वो सेनापति कौन कौन थे? वो सेनापति थे शेवदराय और तिलक। शेवदराय और तिलक। चलो, ये तो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना?
चलो पहले इनके दरबारी कवि देखो। दरबारी कवि। अब इसके दरबारी कवि कौन-कौन से थे वो देखो। एक था अल-बरूनी। क्या नाम है? एक था भाई अल-बरूनी। ये अल-बरूनी कौन था? ये भारत आया। कैसा लेखक था? अरबी लेखक। अरबी लेखक। और कहाँ आया? अरबी लेखक, ये भारत आया। देखो ये सारी चीजें तो हमने समझ ली, थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं चीजों को। महमूद गजनवी के बारे में सारी बातें चल रही है, देखो इतना हमने लिख लिया है। उसके बाद थोड़ा-सा आगे समझते हैं, तो इसके 2 थे दरबारी कवि, सॉरी इनके थे दरबारी कवि। अब दरबारी कवि में कौन था? अल-बरूनी। ये अल-बरूनी क्या था? ये भारत आया था, अरबी लेखक था और इसने क्या लिखी थी? किताब। देखो इसकी किताबों को देखो। इसकी जो किताब है वो देखो। चलो पहले किताब देख लो, उसके बाद बनाएँगे डायग्राम। सबसे पहले लिखी थी किताब का क्या नाम था? किताब का नाम था उल हिंद। कौन-सी? पहली लिखी उल हिंद, फिर लिखी तहकीके हिंद। तहकीके या तहकीका हिंद, तहकीका हिंद। उसके बाद उत्तवी। कौन-सी? उत्तवी। और फिर दोषी। कौन-सा? रुको यहाँ पर 1 मिनट। इनकी जो किताब है कौन-कौन सी है? अल-बरूनी, फिरदौसी, शाहनामा। हाँ, देखो इसकी जो किताब है वो है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और एक है तहकीके हिंद। तहकीके तहकीक-ए-हिंद। ये है इसकी बुक। चलो इसके बारे में तो हमने जान लिया। अभी तो और भी हैं। अब और में कौन आएगा ये देखो। और में आएगा एक फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। जिन्होंने क्या लिखा? बुक लिखी। इनकी बुक का नाम था शाहनामा। शाहनामा। ठीक है? अब हो गई भाई सारी चीजें सही। तो ये है भाई यहाँ से शुरू। ठीक है? यहाँ तक समझ गए? इसका उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य यहाँ लिख दें। उद्देश्य था धन दौलत लूटना। धन दौलत लूटना। चलो धन दौलत लूटना था। एक पॉइंट हमारा ये बन गया यहाँ पर। तो एक बार सारी चीजों को देखो जो भी हमने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर देख लीजिए। चलो ये सारी चीजें तो देख ली होंगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की चीजों को क्या है। इसमें प्रसिद्ध आक्रमण इसका एक ही लाइन रह गई है बस। प्रसिद्ध आक्रमण। तो प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? वो है 1025 ईस्वी का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया 1025 में। सोमनाथ मंदिर को लूटा। और ऐसा इंसान था ये, चलो तुम सोना लूट लो, मंदिरों को लूट लो, धन दौलत लूट लो, जो वहां के लोग थे, जो वहां पुजारी थे, उन सबकी भी ये निर्मम तरीके से हत्या करके जाता था। तो सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो कहाँ है? सौराष्ट्र, गुजरात। कहाँ? गुजरात। और यहाँ के शासक कौन थे? शासक की यदि बात करें
भीम प्रथम। और इस सोमनाथ मंदिर में साथियों पूजा किसकी होती है? इसमें पूजा होती थी या होती है, इसमें पूजा होती है शिव की, यानी कि शिव जी की पूजा। तो देखो हमने ये सारी चीजें समझी है किसकी, गजनवी के बाद, इसके बाद भारत में आएगा मोहम्मद गोरी। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी, चलो यहाँ पर हमने ये सब चीजों को देख लिया है। अगर हम एक चीज समझे साथियों यहाँ पर, इसके बारे में कुछ रोचक बातें हैं। ये पता क्या कहता था? ये कहता था मतलब महमूद ने एक बार ये कहा था कि जो मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, इसने आक्रमण करने से पहले कहा कि मैं भारत पे आक्रमण करूंगा क्योंकि वहां के राजा सपेरों की भांति, यानी कि सपेरों की तरह अलग अलग टोकरी में बैठे हैं। इस अलग अलग टोकरी में बैठने का समझ रहे हो मतलब, यानी कि छोटे छोटे से अपने साम्राज्य उनमें बैठे हैं। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी सोच रहा है। वो क्या है, उनमें एकता का अभाव है। तो शक्तियां तो बिखर चुकी थी ना। उसने सोमनाथ मंदिर से 20 लाख से अधिक, कितने, 20 लाख से अधिक की संपत्ति लूटी और उसे गजनी की जामा मस्जिद में लगवाया। किसमें? यहाँ से मंदिर से लूट के लेके गया है और कहा, जामा मस्जिद में जाके लगवाया है। बताया जाता है, देखो सही है या गलत है नहीं पता, लेकिन बुक्स में जो लिखा है, 900 ऊंटों पर उसके लूट का माल गया था। यहाँ से भारत से गया था गजनी, 900 ऊंटों पर माल को लाद कर ले जाया गया था। और अगर बात करें किसकी, महमूद गजनवी तुर्क इतिहास का वह पृष्ठ है जिसने भारत को कई दृष्टिकोणों में बदल दिया। इसने भारत को कई दृष्टिकोणों में बदला, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से। भाई धर्म बदले, राजनीति बदली, संस्कृति बदली। वह स्वयं कोई सम्राट नहीं बना, उसका मकसद राज्य अपना शासन स्थापित करना था ही नहीं। उसका तो सीधा सा मतलब था धन लूटना, केवल धन लूट के लेके आना है। लेकिन उसके आक्रमणों ने मुस्लिम शासन की नींव तैयार कर दी। जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर मुस्लिम शासन की नींव धीरे धीरे तैयार होना प्रारंभ हो गई। बेशक उसका स्थायी शासन यहाँ पर नहीं रहा, उसने नहीं किया, वो भारत में घुसा, यहाँ से लूट के अपने यहाँ माल लेके चला गया। अब क्या हुआ, कोई ना कोई तो ऐसा भी होगा जो यहाँ पर आके शासन करेगा, इसके बाद आएगा। कल की वीडियो में देखेंगे हम, जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसमें देखेंगे कि कैसे फिर मोहम्मद गोर यहाँ पर आएगा और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करेगा। और यहाँ पर गुलाम वंश तो है ही, और दिल्ली सल्तनत पर अपना नियंत्रण करेगा और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बैठा कर जाएगा। एक तो चला गया ऐसे ही, गजनबी तो चला गया लूट लाट के, ठीक है, लेकिन क्या क्या स्थायी नींव तो ये बना के चला गया। नींव तो यहाँ से शुरू हो गई इस्लाम धर्म की। अब यहाँ पर मंजिलें बननी बाकी हैं जिन्हें बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इसको, महमूद गजनवी को इस्लाम का योद्धा कहे जाने के बावजूद उसने अपने दरबार में हिंदू विद्वानों को स्थान दिया। हमने बता ही दिया भाई, दो सेनापति थे उसके, सैबद राय और तिलक। एक इस्लाम धर्म का योद्धा था, लेकिन फिर भी उसके राज्य में, उसके दरबार में 2 हिंदू सेनापति थे। ठीक है, सोमनाथ का आक्रमण करता है कब? 1025 ईस्वी में। केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक लूट का उद्देश्य भी था। उसने सैकड़ों ऊँटों पर यहाँ का जो माल था वो वहाँ पहुँचाया। हमने 900 बताया, भाई हो भी सकता है कुछ ज़्यादा कम और भी हो, अपवाद के रूप में। अपवाद से ही लगता है कि 900 ऊँटों पर माल गया, लेकिन क्या सच है, क्या नहीं, हम पूरी तरीके से नहीं कह रहे कि एग्ज़ैक्ट 900 ऊँटों पर ही माल गया है, लेकिन बताया जाता है 900 ऊँटों पर लादकर यहाँ से माल वो गजनी लेके गया था। कुछ भारतीय राजाओं ने भी गजनी का समर्थन किया। देखो, क्योंकि जब जयपाल की हार हुई तो सबको ये लगा कि अगर इसका ज़्यादा इसके विरोध में जाएँगे तो ये हमें मार देगा, दया तो इसके अंदर है नहीं। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत जो बातें कह रहा है मान लेते हैं। अगर बात करें गजनी की रणनीति क्या थी, तो इसकी थी झुंड युद्ध पर आधारित। कैसी? ये झुंड बनाकर क्या करते थे? झुंड बनाकर आक्रमण करते थे और इनका आक्रमण बहुत तेज होता था, तेज। वह तेज आक्रमण करता, लूटता, नष्ट करता और लौट जाता। ऐसा नहीं था लूटा, आक्रमण किया और वहीं पर बस गए, नहीं। आया, एकदम आता है और आकर लूट-पाट करता है और यहाँ से निकल जाता है। भारत की बात चलिए। उसने लंबा शासन नहीं किया बल्कि आक्रमणकारी लुटेरा बना रहा। वो कैसा लुटेरा? उसे कैसा जाना जाता है? आक्रमणकारी लुटेरा। गजनी खुद भी विद्वान नहीं था लेकिन ज्ञान का संरक्षण करता था। खुद एक विद्वान नहीं था लेकिन ज्ञान का ये संरक्षण करता था। उसने गजनी में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया जहाँ फारसी, अरबी और संस्कृति की पुस्तकें लाई गई। गजनी को यामेनी सल्तनत का रक्षक कहा जाता है। यामेनी सुबुक्तगीन किसका? अल्पतगीन का गुलाम भी था और उसका दामाद भी बना, और महमूद गजनवी का पिता सुबुक्तगीन। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद उसने वहां की मूर्तियों को गजनवी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वा दिया।
देखो, यहाँ जिसकी हम पूजा करते थे, आराधना करते थे, यहाँ से वो म सोना लेके जा रहा है, यहाँ के हीरे जवाहरात लेके जा रहा है और अपनी मस्जिद में जाके हम अपमान नहीं कर रहे किसी चीज़ का, लेकिन उसने क्या किया, मतलब उसकी सोच देखो तुम कैसी रही होगी कि जाके गड़वाया और कहाँ मस्जिद की सीढ़ियों में गड़वा दिया। तो इससे उसकी जो धार्मिक कट्टरता है और संदेश देने की मंशा झलकती है कि क्या संदेश देना चाहता है। गजनी की लूट ने भारत से ले जाए गए धन से गजनी शहर की इस्लामी विश्व का सबसे समृद्ध शहर बना दिया देखो। सबसे समृद्ध शहर बना दिया यहाँ की दौलत से। बताया जाता है कि उसकी राजधानी में सोने चांदी की ईंटें बिकने लगी थी। और यदि बात करें उसके अंतिम दौर की, जानते हो ऐसे लोगों का अंत में क्या होता है? गजनी के जीवन का अंतिम दौर बीमारियों और पछतावे से भरा था। देख लो बीमारियाँ बहुत थी, भाई बुरा करोगे तो अंत में फल भी तो बुरा ही मिलेगा और क्या बुरा फल मिला? मरते वक़्त उसने अपने बेटे मसूद से कहा, उसका बेटा है मसूद अलब्तगीन, फिर आया सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, उसके बाद कौन आता है? मसूद। मसूद से कहा मैंने सिर्फ लूटा लेकिन मुझे कुछ भी स्थायी नहीं मिला। भई उस लूट का क्या फ़ायदा हुआ जब कुछ स्थायी नहीं मिला? आज भी इतिहास में उसे किस नाम से जाना जा रहा है, किस दृष्टि से देखा जा रहा है, कैसी उसकी मानसिकता रही होगी, कितना वो विध्वंसकारी रहा होगा गजनवी। लेकिन मरते टाइम उसे सारी चीज़ें याद आई, मरते टाइम अपने बेटे से कह रहा है कि मैंने लूटा तो बहुत लेकिन मुझे कुछ भी स्थायी नहीं मिला। ठीक है? तो गजनी क्या है एक आक्रमणकारी था लेकिन विजेता विजेता शासक था या नहीं? बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और महमूद गजनवी के बारे में हमने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा है, किस तरीके से आए हैं और कैसे-कैसे आके विस्तार किया है। विस्तार क्या किया? वो आता था, लूट के यहाँ से चला जाता था। टोटल आक्रमण की हमने बात कर ली है, कितने आक्रमण किए थे इसने? यदि इसके आक्रमण की बात की जाए, तो इसके जो प्रसिद्ध आक्रमण है कितने 17 बार आक्रमण किए इसने। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं और कल हम बात करेंगे किसकी? मोहम्मद गोरी की कि कैसे आता है और किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई सबकी हत्या करता है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण करके किसकी? गुलाम वंश की नींव को जो नींव है किसने रख दी है? नींव तो गजनवी ने रख दी है, उस पर कैसे वो मंजिल बनानी स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।